गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम डियर स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम फिर सोशल साइंस की बात करेंगे। और हमने नए लेसन की शुरुआत कर ली थी पिछली वीडियो में। लेसन संख्या 5 की शुरुआत की थी और उसके तहत हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था और कुतुब मीनार की विशेषताएं पढ़ी थी। राजा महाराजाओं की किस प्रकार जो महल है या उसके द्वारा जो भी मस्जिद या हौद वगैरह बनवाए जाते थे उनकी बात की थी। तो ये पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से पढ़ा है और प्रत्येक किताब की लाइन पर अगर आपने नज़र रखी है तो पिछले वीडियो वाली सारी बात अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कब करवाया? 1199 में। ठीक है, तो उसकी बात हमने कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक है अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य मतलब यंत्र का प्रयोग करके फिर निर्माण कार्य करना, वो कैसे हुआ, आगे बढ़ते हैं। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। जब हम स्मारक देखते हैं, जो पुराने भवन हैं, बिल्डिंग है, अगर हम उनको देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है? हमें उस समय की जो शिल्प विज्ञान कला है, शिल्प विज्ञान का मतलब ये होता है कि किस प्रकार की मूर्तियाँ बनवाई उन्होंने, किस प्रकार के मंदिर मस्जिद बनवाए, उसमें किस प्रकार की कला नज़र आती है, उसका भी हमको पता लगता है। अरे पुराने समय की जो बिल्डिंगें बनी हैं उनसे देखकर अपन को एक नई जानकारी मिलती है कि उस समय की किस प्रकार की कला है, उस समय का शिल्प विज्ञान कैसा था। शिल्प विज्ञान का मतलब होता है शिल्प बनाने की जानकारी, और शिल्प का मतलब होता है मूर्ति वगैरह इस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करके। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर हम छत की उदाहरण की बात करें हमारे घर की, तो हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सतीरों तथा या अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते थे। अगर हम 4 दीवारें की बात करें और विशेषकर छत की, तो छत कैसे बनाते थे? 4 दीवारें बनानी पड़ती थी। ठीक है, फिर दीवार बनाने के बाद में उसके ऊपर लकड़ी को काट करके लकड़ी की सतीरों मतलब होता है इस प्रकार से लकड़ी की पट्टियाँ बनाते थे। ठीक है, और फिर उनको रखते थे इस प्रकार की, या गोल रख देते थे इस प्रकार की पट्टियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार की पट्टियाँ बनवाते थे हम छत बनाने के लिए। या क्या होता था, पत्थर की जो पट्टियाँ हैं, पत्थर की भी इस प्रकार की जो पट्टियाँ हैं, आज भी हम पत्थर की पट्टियों का प्रयोग करते हैं। घर के ऊपर हमारे पत्थर की पट्टियाँ तो लगी होती है ना अधिकतर। फिर हम घर के ऊपर छत कैसे बनाते हैं? या तो आरसीसी से बनाते हैं, सीमेंट और सरिये डाल करके, या हम फिर अपने पत्थर की पट्टियाँ डालते हैं, लंबी लंबी पट्टियाँ 10 फीट की या 12 फीट की ऐसी पट्टियाँ, जिसको आप अपनी भाषा में शायद सीढ़ी वगैरह क्या कहते हो। ठीक है, तो उसका प्रयोग करके छत का निर्माण होता था। 4 दीवार के ऊपर रखते थे और छत बनाई जाती थी। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा आज हम करते हैं, उस समय तो बड़ा कठिन था। लेकिन जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि अधिरचना, और अधिरचना का देखो किताब के अकॉर्डिंग जो आपका मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। मतलब ये हुआ कि ये आपने नींव बना दी इस प्रकार की, घर की क्या बना दी? नींव। अब इसके ऊपर जो आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे वो क्या है? वो अधिरचना है। भूतल से ऊपर, ज़मीन से ऊपर अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, कोई भवन निर्माण का जो भाग होता है, जैसे ठीक है, ये आपने कोई मान लो यहाँ ऐसे बिल्डिंग बना दी है इस प्रकार, ये ज़मीन है, ये आपकी नींव है और इस प्रकार की ज़मीन। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर वाला जो भाग है, जो आपकी बिल्डिंग है, मकान है, वो क्या है? अधिरचना है। और अधिरचना बनाने के लिए हमको कौशल की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें बड़ी मेहनत
या उसमें डिज़ाइन लगती थी तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, सातवीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। कब? 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी के मध्य अगर हम भवनों की बात करें, वास्तुकार भवनों में, ठीक है, जो वास्तुकार हैं, जो भवन निर्माण करते हैं वास्तुकला के तहत, एक बात ध्यान में रखनी है कि वास्तुकला क्या होती है। भवन निर्माण की जो कला होती है उसको वास्तुकला कहते हैं। मतलब घर कैसे बनाया जाता है। आपने वास्तुशास्त्र का नाम सुना होगा कि भाई घर बनाते समय कहाँ पर रसोई बनानी है, कहाँ पर हमको बैठक रूम बनाना है, कहाँ पर हमको पानी रखने वाली जगह बनानी है, कहाँ पर घर में छोटा मंदिर बनाना है, तो वो वास्तुकला होती है। वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ा होगा। तो वास्तुकला का मतलब ये होता है कि भवन निर्माण किस प्रकार का होता है, भवनों को या मकानों को कैसे बनाया जाता है, घर को, वो कला कौन सी होती है? वास्तुकला। और वो जो कला करते हैं उस प्रकार की कि भवन किस प्रकार का बनाया जाता है उसको वास्तुकार कहते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ कि जो वास्तुकार हैं, जो भवन निर्माण करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। अब मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो भी भवन बनाने लगे थे वो उसमें अधिक से अधिक कमरे बनाना शुरू कर दिए। भाई अपने घर में अगर एक मान लो कमरा बना हुआ तो उसमें हम कितने कमरे कितने दरवाजे लगाते हैं, कितनी खिड़कियां लगाते हैं? तो हम अधिक से अधिक 2 दरवाजे लगाते हैं या दरवाजे, ठीक है। और अगर हमने पूरा बिल्डिंग बनाई तो उसमें बहुत ज़्यादा कमरे, नहीं तो 4-5 कमरे बनाते हैं। खिड़कियाँ तो कमरे में 4-5 हो सकती हैं। तो उस समय इस प्रकार की कला आती है कि वो भवन के अंदर अधिक से अधिक दरवाजे बनाते हैं, कमरे बनाते हैं और खिड़कियाँ निर्माण करते हैं। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। बात समझ में आ रही है ना कि छत हो या दरवाज़ा हो या खिड़कियाँ हो, उनको बनाने के लिए खंभों का प्रयोग करते थे। खंभे भी कौन से? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर खंभों का मतलब क्या होता है? जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। भाई ऐसे खंभे बनाए उन्होंने 2, ठीक है। और इसके ऊपर वो लकड़ी का या लोहे का किसी प्रकार का या विशेषकर पत्थर का एक ऐसे काट करके सत तीर के रूप में इस प्रकार की पट्टी रख देते थे। इसको बोलते थे अनुप्रस्थ सह तीर। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो उन 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार या आसपास में ऊपर नीचे इस प्रकार के एक अनुप्रस्थ सह तीर बनाए जाते थे। और ये जो वास्तुकला की शैली है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ठीक है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण में 2 खंभों का प्रयोग होता है, उसके ऊपर अनुप्रस्थ सह तीर बनाए रखते थे। ये जो पट्टियाँ है ना इस प्रकार की लकड़ी की विशेषकर, उसको बोलते थे सह तीर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये अलग प्रकार की एक व्यवस्था थी जिसकी हमने बात की है, और अलग प्रकार की एक भवन निर्माण की शैली थी। इस शैली को क्या कहा जाता था? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा चित्र के अंदर, ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें 2 ये खंभे बने हुए हैं इस प्रकार के, फिर इस प्रकार के ऊपर ये बना दिया इन्होंने, सह तीर का निर्माण कर लिया, जैसे ये बनाया, जैसे ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ये जो ऊपर तकनीक है ना इस प्रकार की, ऐसे भाई खंभे निर्माण कर दिए और यहाँ पर इस प्रकार की क्या रख दी? सह तीर का प्रयोग कर लिया। तो ये जो बनाए इस प्रकार का गेट बनाते हैं, इस प्रकार की खिड़कियाँ बनाने लग गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये चित्र दिखाई दे रहा है जिसके तहत आपको ये सतीर और खंभों का प्रयोग किया हुआ बताया जा रहा है। और इसके अलावा इस चित्र के अंदर जो एक गोल घुमावदार दिखाई दे रहा है इसको मेहराब कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो मुग़ल शैली हो या उस समय की जो अलग या अरबी शैली की बात करें तो उसके तहत जो ये शैली बनी है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की शैली, उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे किताब में ध्यान दो कि लिखा हुआ है कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुआं बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। मतलब ये जो शैली है इस प्रकार के ऊपर पट्टी वगैरह लगाना, खंभे निर्माण करके, ये अपन को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो भी मंदिर मस्जिद बने हैं उसमें दिखाई देती हैं। उस समय जो मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं या मकबरे जो बने हैं, मकबरे जानते हो ना, किसी भी व्यक्ति का जब मुसलमान में अंतकाल हो जाता है तो उसके लिए उसके नाम का जो भवन बन जाता है मकबरा, जैसे ताजमहल एक प्रकार का मकबरा ही है। सीढ़ीदार कुआं, ऐसा कुआं जो सीढ़ी बनी हुई है, उस कुएं में जाने के लिए सीढ़ियाँ हो, इस प्रकार का कुआं बना हुआ है और इस प्रकार की यहाँ ऐसी सीढ़ियाँ लगी होती थी अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो सीढ़ीदार कुआं जैसे भी भवन निर्माण हुए उस भवनों के अंदर इस प्रकार की शैली का निर्माण हमको दिखाई देता है। तो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार की, ये जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण की कला आपको दिखाई दे रही है। खंभे बने हुए हैं, इसके ऊपर इस प्रकार के लगाया जाता था, यहाँ पर इस प्रकार का। किताब के जो साइड में लिखा हुआ है इसको भी आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। लिखा है राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी। बावड़ी का नाम सुना है ना? तो राजस्थान का जो बूंदी जिला है उसके अंदर जो बावड़ी है वो बावड़ी रानी जी के नाम से प्रसिद्ध है। उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। दरअसल उस समय उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी हैं जिसका निर्माण पानी के लिए किया गया, लोगों के पानी के लिए बावड़ी का निर्माण किया गया। और ये बात को ध्यान रखना है। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, चारों तरफ इसकी ख्याति है। तो ये जो आपको बावड़ी की यहाँ बात की गई है ये चारों तरफ प्रसिद्ध थी इसकी स्थापत्य सुंदरता की वजह से। ठीक है, इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने जो बूंदी के राजा अनुरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, और आप राजस्थान के हो तो आपको एक पता होना चाहिए कि किस प्रकार की ये बात आई है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि रानी जी की जो बावड़ी है उसका निर्माण कब करवाया है, किस ज़िले में है और किस रानी ने करवाया। तो पहली बात कि रानी जी की बावड़ी कौन से राज्य में है? राजस्थान में। राजस्थान के किस ज़िले में रानी जी की बावड़ी है? आप बोलेंगे बूंदी ज़िले में। किस ज़िले में? बूंदी ज़िले में। इसके अलावा ये जो बावड़ी हैं किसके लिए बनाए थे? पानी की आपूर्ति के लिए। इस बावड़ी का निर्माण कब व किसने करवाया? 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने करवाया था। और जो रानी नाथावत जी हैं वो बूंदी के जो राजा अनुरुद्ध सिंह है उनकी रानी थी, उनकी पत्नी थी। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो चित्र दिखाई दे रहा है तो दिल्ली की जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा आपको उस समय दिखाई दे रहा है। ये जो बाग है, ये जो बाग हैं ये दिल्ली के अंतर्गत हैं और एक मस्जिद का बाहरी हिस्सा है जिसको बोलते हैं कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का। ठीक है, तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का ये बाहरी भाग है, ये ध्यान रखना है।
और ये 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध वाला भाग है, 12वीं शताब्दी के बाद वाला भाग। ये चित्र संख्या यहाँ पर 2 क में और 2 ख में देखो। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का हिसाब, ये इस प्रकार का अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये मेहराब है, ठीक है, जहाँ ऐसी इस प्रकार की डिजाइन तैयार है, इस प्रकार का जो बना होता है वो मेहराब है। तो मेहराब के अंदर भी इस प्रकार की अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपका पेज है पूरा हो गया। तो पेज संख्या हमने 61 की बात कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं अगले पेज की। अब देखो किताब के अंदर, अब जो हेडिंग देखो लिखा है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। 11वीं शताब्दी जब प्रारंभ होती है उस समय जो मंदिर निर्माण हुए उनकी बात करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। तो इन मंदिरों को ध्यान से देखना है, समझना है, मंदिरों के बारे में कला आपको आनी चाहिए। चित्र 3 का क, चित्र 3 का क आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ये चित्र है और चित्र 3 का क, तो ये जो है ये चित्र है। तो लिखा है शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। एक बड़ी बात आ जाती है, कंदरिया महादेव मंदिर। पहली बात है, कंदरिया महादेव मंदिर कौन से राज्य में आया हुआ है? तो आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में। ये जो मंदिर बना हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर। भगवान शिव की स्तुति मतलब भगवान शिव की प्रार्थना, उनको याद करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भगवान महादेव के मंदिर का निर्माण तो चंदेल जो राजवंश था उसके जो राजा थे जिनका नाम था धंगदेव, और इन्होंने 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर देखो आपको दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है, देखो कितनी बढ़िया डिजाइन है। जब भी कभी आपको टाइम मिले, मौका मिले, आगे कभी भी फ्यूचर में आने वाले समय में, तो इस मंदिर को जरूर देखने के लिए जाना। दरअसल इस मंदिर का नाम कंदरिया महादेव मंदिर क्यों पड़ा? कंदर का मतलब होता है गुफा। ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर दूर से देखते हो बाहर की साइड तो लगता है कोई गुफा है, क्योंकि वो ढका हुआ मंदिर है तो इसमें गुफा की तरह लगता है। गुफा को ही बोलते हैं कंदर, तो इस हिसाब से इसका नाम पड़ा कंदरिया महादेव का मंदिर। अगर मंदिर की विशेषता देखें तो अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देगी इसमें। देखो हाँ, जब भी हम मंदिर की बात कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं कि ये जो सबसे ऊपर होता है यहाँ पर ध्वजा होती है। यहाँ ध्वजा तो है नहीं, लेकिन मंदिर के ऊपर क्या होती है? एक प्रकार की ध्वजा होती है, झंडी जिसको बोलते हो आप। फिर वो नीचे कलश होता है, क्या होता है? कलश, ठीक है। और कलश के बाद में ये जो गोल गोल हैं इसको आमलक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आमलक। और ये जो भाग है ऐसा, ये है शिखर। ये मंदिर का क्या है? शिखर, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, ये एक दूसरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ये सब मंडल हैं, ठीक है, अलग अलग मंडप बने हुए हैं, ठीक है। प्रवेश मंडप हो गया, और भी अंदर जाने का जो मंडप है वो हो गया। तो अलग अलग मंडप बने हुए हैं। खैर इसके आगे बात भी की है तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। चित्र संख्या 3 का ख, ये जो दिखाई दे रहा है चित्र संख्या 3 का ख, तो ये देखना है आपको, ठीक है। लिखा है इसमें मंदिर की योजना है, इसके तहत एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता है। मतलब ये वहाँ के एक प्रवेश भाग, फिर मुख्य सभा भवन, ठीक है,
भाई ये एक प्रवेश भाग हो गया। फिर ये जो है ये मुख्य क्या है, सभा भवन है, महामंडप उसको बोलते हैं, और यहाँ पर नृत्य का आयोजन होता है। मतलब अगर बात करें तो ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मंदिर को अंदर जाया जाता है। ये मंदिर की क्या है, बाहरी रूपरेखा है, योजना है। ये मंडप हो गया, और ये जो मुख्य मंडप है जिसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर नृत्य किया जाता था, महामंडप इसको बोलते हैं। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती है। जिस देवता का ये मंदिर है, जिस देवता के मंदिर है उसकी जो मूर्ति अगर हम देखना चाहें, इतना बड़ा मंदिर है तो उसमें जो मेन गर्भगृह है, गर्भगृह का मतलब होता है अंदर का ऐसा भाग जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। अंदर का जो सबसे अंदर वाला भाग होता है मंदिर का, जहाँ पर मूर्ति होती है, उसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है। और ये जो गर्भगृह भाग है उसमें क्या होता था, उसमें इस प्रकार की मूर्ति रखी जाती थी, और ये मूर्ति यहाँ अंदर रखी हुई होती थी, मेन मूर्ति। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यहाँ जो ये भाग है ना, ये गर्भगृह भाग है, और ये सब मंडप हैं इस प्रकार के। ये प्रवेश मंडप हो गया, सभा मंडप हो गया, या नृत्य मंडप, या सभा मंडप, या महामंडप। और ये प्रदक्षिणा पथ होता था ऐसे फेरी लगाने के लिए, ये मेन भाग हो गया। इसके हम कहें तो ये भगवान की मूर्ति या शिवलिंग यहाँ होता था, और ऐसे फेरी लगाने के लिए होता था। तो आपने मंदिर देखे होंगे। ठीक है। यहाँ पर हवन वगैरह करने के लिए, नृत्य करने के लिए जगह होती थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न होते थे। यहाँ जो जगह है जिस गर्भगृह के अंदर, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होते थे, जैसे इसके अंदर या इसके अंदर, तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। अंदर जो गर्भगृह हैं जहाँ कोई अनुष्ठान होना है तो उसके अनुष्ठान में कौन जाते थे, या तो कोई राजा तथा या राजा का परिवार है उससे संबंधित, या जो पुरोहित हैं वो ही अंदर इकट्ठे होते थे गर्भगृह के अंदर। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। जो खजुराहो है मध्य प्रदेश के अंदर, जो खजुराहो हैं उसमें भी इस प्रकार के अनेक हमको मंदिर दिखाई देते हैं। और उस मंदिर के अंदर बात करें तो अलग अलग प्रकार की अलंकृत अनेक सारी मूर्तियां हैं, और उन मूर्तियों की बात भी हमने की है। तो दरअसल वहाँ उन मूर्ति को देखने के लिए केवल लोग नहीं जा सकते थे उन मंदिरों के अंदर, और केवल राजा लोग ही जाते थे। तो वो ऐसे मंदिर होते थे जो राजकीय मंदिर होते थे, मतलब जो राजा द्वारा कोई मंदिर बनाया है और राजा ही उसका ही प्रवेश होता था। ऐसे भी बहुत सारे खजुराहो के मंदिरों में मंदिर मिलते हैं। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं, उन मंदिरों की बात करें तो वो ध्यान रखना है। तो ये खजुराहो कहाँ आया हुआ है, मध्य प्रदेश में आया हुआ है। और राजस्थान में एक जगह है उसको खजुराहो कहते हैं। तो राजस्थान का अगर खजुराहो की बात करें तो किराडू को बोलते हैं, किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। वापस नाम लिख रहा हूँ मैं, किराडू। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, किराडू को। किराडू कौन से ज़िले में आया हुआ है, तो बाड़मेर ज़िले में। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मंदिर की रूपरेखा हमने बात कर ली, मंदिर के बारे में देख लिया है, और आगे हम कल बात करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो के अंतर्गत आपको प्रत्येक लाइन समझ में आ गई होगी, नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, और साथ साथ में पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।